सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितना शॉर्ट तरीके से हो सके चीजों को नोट करिए, क्योंकि इसमें मैं सारी चीजों को क्लियर आउट करूंगी गाइज। तो प्लीज चीजों को नोट करिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन करिए। जितना ज्यादा आप रिवीजन करिएगा आपकी चीजें उतना ही ज्यादा क्लियर आउट रहेगी गाइज, और आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो प्लीज आप लोग नोट जरूर करिएगा। तो गाइज ये मैं बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो आज का हमारा सेट है वो हमारा सेट 20 है, ये भी आप याद रखिएगा। आज का हमारा सेट कौन सा सेट है गाइज? तो आरआरबी एनटीपीसी का सेट 20 है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइज। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। तो आपको बताना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ये अनाईमुडी है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अन्नामलाई, ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन सी सतपुरा पहाड़ी, या ऑप्शन डी अरावली पहाड़ी। तो इसमें से जो है कौन सी पहाड़ी जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है गाइस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अन्नामलाई पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है गाइस? अनाईमुडी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे गाइस कि आपको अनाईमुडी से दो तीन पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर हम अनाईमुडी की बात करें कि ये जो है, ये आपको याद रखना है अनाईमुडी के बारे में कि ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस? तो ये तो अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर आपसे पूछ देता कि अनाईमुडी जो है, ये आपको बताना है कि ये आपको पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस? तो ये आपको याद रखना है गाइस कि दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है गाइस? ये आपको याद रखना है। ये है आपका, याद रखना है ये अनाईमुडी, ठीक है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस। और इसकी ऊंचाई भी आपसे पूछा गया था एक बार, मतलब कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी चीजों को आपको क्लियर रखना चाहिए। इसकी ऊंचाई हो गई या फिर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो गई, ये सब आपको याद रखना है। तो दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका अनाईमुडी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है ये ऊंची चोटी के बाद आपको याद रखना है, ऊंची चोटी के बाद कि इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है उसके बाद आपको याद रखना है ऊंचाई के बाद ये किस राज्य में, ठीक है। तो चलिए इसमें एक एक चीज करके सारी चीजों को क्लियर आउट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि दक्षिण भारत की जो है अनाईमुडी चोटी है, हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी जो ऊंचाई है। अगर हम इसकी ऊंचाई के बारे में बात करते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि इसकी जो ऊंचाई है ये है 2695 मीटर, ठीक है। तो ये भी ऊंचाई भी याद रखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस? तो 2695 मीटर जो है ये अनाईमुडी की ऊंचाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इस चोटी, ये जो चोटी है ये किस राज्य में है, तो अगर आपसे राज्य पूछता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो राज्य है ये किस राज्य में अनाईमुडी चोटी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है ये केरल में, ठीक है। ये किस राज्य में गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है ये केरल में। तो अनाईमुडी से आपको तीन पॉइंट याद रखना है कि ये जो है अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी है। अनाईमुडी, अन्नामलाई की भी सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अगर राज्य की बात करें गाइस तो ये केरल राज्य में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नीलगिरी पहाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी आपको याद रखना है। अगर नीलगिरी पहाड़ी की बात करें गाइस तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नीलगिरी पहाड़ी की जो है हम इसमें सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो है तीन ऑप्शन दिया है, इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, उसके बाद इसकी ऊंचाई के बारे में बात करेंगे और राज्य के बारे में, ठीक है। तो नीलगिरी पहाड़ी की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम बात करते हैं नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है गाइस, ये आपको याद रखना है, ये है आपका डोरा बेटा, ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका जो है डोरा बेटा है, जो जिसकी ऊंचाई भी पूछेगा गाइस और राज्य भी पूछेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी लिखा रही है सबको नोट करते हुए चलेगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपको ध्यान रखना है डोडा बेटा है। अगर डोडा बेटा की ऊंचाई की बात करेंगे गाइस, इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस? तो आपको याद रखना है डोडा बेटा की ऊंचाई 2637
मीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस? 2637 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये किस राज्य में है गाइस, अगर हम बात करते हैं डोडा बेटा, तो आपको याद रखना है ये जो है ये आपका किस राज्य में है गाइस, तो ये आपको याद रखना है ये तमिलनाडु में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना भी लिखा रही हूँ सबको नोट करते हुए चलिएगा गाइस, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे गाइस सतपुड़ा के बारे में। सतपुड़ा की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस? यहाँ पे मैं जितना भी लिखा रही हूँ सबकी ऊंची चोटी के बारे में लिखा रही हूँ। तो सतपुड़ा की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़, ठीक है। तो इस सतपुड़ा की ऊंची चोटी कौन सी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, सतपुड़ा की ऊंची चोटी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन सी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है धूपगढ़, ठीक है। उसका अगर हम बात करेंगे कि धूपगढ़ जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये इसकी जो ऊंचाई है ये गाइस आपको ध्यान रखना है कि धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है 1352 मीटर जो है ये धूपगढ़ की ऊंचाई है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई गाइस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1352 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये किस राज्य में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये आपके किस राज्य में, ये एमपी यानी कि ये आपके मध्य प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आइए अरावली के बारे में बात करते हैं गाइस। तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है गाइस? तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है ये आपको ध्यान रखना है, ये है गुरु शिखर। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है गुरु शिखर जो है ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है इसकी ऊंचाई के बारे में अगर बात करेंगे कि अरावली चोटी की जो है ऊंचाई कितनी है गाइस इस गुरु शिखर की, तो इसका आपको याद रखना है 1722 मीटर जो है ये अरावली की यानी कि गुरु शिखर की ऊंचाई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अब बात करते हैं गाइस कि ये किस राज्य में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि गुरु शिखर जो है ये आपके राजस्थान में, ये भी आपको ध्यान रखना है ये किस राज्य में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है राजस्थान में, ठीक है। तो इसमें सारी चीजों को क्लियर किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो है ये आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न है गाइस, तो इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली पहली नर्तकी निम्न में से कौन है? तो आपको बताना है कि पद्म विभूषण जो प्राप्त हुआ था सबसे पहले जो नर्तकी है वो कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में 2 बार ये प्रश्न आया हुआ है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। तो गाइस आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मल्लिका साराभाई, ऑप्शन बी यामिनी कृष्णमूर्ति, ऑप्शन सी सोनल मानसिंह, या ऑप्शन डी टी बाला सरस्वती। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली जो पहली नर्तकी थी वो टी बाला सरस्वती थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इनको जो है पद्म विभूषण कब मिला था, तो अगर हम बात करेंगे गाइस पद्म विभूषण जो है ये किनको मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि टी बाला सरस्वती को जो है सबसे पहले जो है ये मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा मिला था गाइस? पद्म विभूषण, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करते हुए चलेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं पहले भी बोली हूँ गाइस कि मैं इसमें जो है सारी चीजों को क्लियर करूंगी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो टी बाला सरस्वती को जो है ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है सबसे पहले पद्म विभूषण मिला था। अब बात करेंगे कि इनको जो है पद्म विभूषण कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों मिला है। तो सबसे पहले हम पद्म विभूषण की बात करें गाइस, तो इनको जो पद्म विभूषण मिला था वो 1977 में मिला था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि 1977 में मिला था, ये आपको ध्यान रखना है पद्म भूषण। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पद्म विभूषण जो है 1977 में मिला। अब बात करते हैं पद्म भूषण, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे कि इनको जो है पद्म भूषण कब मिला गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो बात करेंगे पद्म भूषण के बारे में, ठीक है। तो इनको जो पद्म भूषण मिला था गाइस टी बाला सरस्वती को, ये जो मिला था पद्म भूषण 1957 में जो है इन्हें पद्म भूषण मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। पद्म विभूषण 1977 में और पद्म भूषण 1957 में, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे कि ये कौन से नृत्य से संबंधित है टी बाला सरस्वती गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो संबंधित है ये भरतनाट्यम से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, जितना भी यहाँ पे लिखा है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब जितना भी होगा गाइस सबको नोट करते हुए चलेगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भरतनाट्यम से ये संबंधित है, ये आपको इतना याद रखना है टी बाला सरस्वती से।
उसके बाद बात करते हैं गाइस मल्लिका साराभाई के बारे में। तो मल्लिका साराभाई से आपको ये याद रखना है कि ये कौन से नृत्य से संबंधित है गाइस। तो मल्लिका साराभाई से आपको याद रखना है कि ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है, याद ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये किससे संबंधित है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो संबंधित है ये कुचिपुड़ी से और भरतनाट्यम दोनों नृत्य से संबंधित है। क्योंकि क्वेश्चन में ये भी दे देता है कि कौन नृत्य अंगना जो कि जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये भरत कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। मल्लिका साराभाई, उसके बाद मल्लिका साराभाई से आपको ये याद रखना है गाइस कि इन्हें जो है ना कब मिला था। इन्हें जो है एक पुरस्कार बहुत पूछा जाता है, संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार इन्हें कब मिला था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मल्लिका साराभाई से आपको याद रखना है कि इन्हें जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो मिला था ये कब मिला था। तो 1975 में मिला था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये संगीत नाटक अकादमी जो है इन्हें कब मिला था। तो ये आपको ध्यान रखना है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है इन्हें कब मिला था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है 1975 में मिला। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको भी नोट करिएगा। तो ये जो है ये पुरस्कार कब मिला था ये भी आप नोट करिएगा। तो ये मिला था 1975 में जो है मल्लिका साराभाई को मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मल्लिका साराभाई से जो है आपको एक पॉइंट और याद रखना है, जो कि आपको याद रखना है कि इन्हें जो है एक पुरस्कार मिला था पद्म भूषण। ठीक है, जो कि आपसे पूछेगा कि इन्हें पद्म भूषण कब मिला था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो पद्म भूषण मिला था ये 2010 में मिला था। मल्लिका साराभाई को जो है ये आपको याद रखना है कि इन्हें पद्म भूषण कब मिला था गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कि इन्हें जो है पद्म भूषण कब मिला गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1975 में और पद्म भूषण जो मिला था वो 2010 में। ये आपको ध्यान रखना है मल्लिका साराभाई से। और उसके बाद आपको याद रखना है ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों नृत्य से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये आपकी कौन सी नृत्य से संबंधित है गाइस। तो आपको ध्यान रखना है कि यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति जो है कितना इंपॉर्टेंट नेम है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये किससे संबंधित है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है और उसके बाद आपको याद रखना है कि कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। तो यहाँ तक कि आपको मल्लिका साराभाई हो गई और यामिनी कृष्णमूर्ति, ये दोनों जो है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों नृत्य से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये भी याद रखिएगा। तो इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो मिला था ये कब मिला था गाइस। तो 1977 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। अगर यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें कि इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था गाइस, तो 1977 में। जितना भी पॉइंट लिखा रही होगा इस सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको नोट करते हुए चलिएगा गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिखा रही हूँ। ठीक है, अगर मेरा हिंदी इधर उधर गड़बड़ा जाए तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर मारिएगा गाइस। आप मैं जो बोल रही हूँ उसको लिखते हुए चलेगा। ठीक है, तो इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये कब मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1977 में। ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति से, आपको जो है ये जितना भी लिखा गया सब नोट करते हुए चलिए। पद्म भूषण जो है इन्हें कब मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कि इन्हें जो है पद्म भूषण जो मिला था गाइस, पद्म भूषण भी मिला हुआ है इन्हें और पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इन्हें जो है पद्म भूषण कब मिला था गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि इन्हें जो है पद्म भूषण 2001 में जो है इन्हें पद्म भूषण मिला। इन्हें पद्म भूषण कब मिला हुआ है यामिनी कृष्णमूर्ति को गाइस, तो 2001 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं सोनल मानसिंह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम है गाइस, याद रखिएगा कि सोनल मानसिंह जो है ये किस नृत्य से संबंधित है, ये तो पूछता ही है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सोनल मानसिंह जो है ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंधित है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोनल मानसिंह जो है कौन से दो नृत्य से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है कि ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है और प्लस जो है किससे संबंधित है गाइस, ये ओडिसी से भी संबंधित है। तो इतना पॉइंट जो है आपको यहाँ से नोट कर लेना है गाइस, ये जितना भी लिखाई हो सब नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय निम्न में से कौन है। ये आपको बताना है कि ऑस्कर पुरस्कार जो है सबसे पहले किसने प्राप्त किया था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भानु अथैया ने, ऑप्शन बी ए आर रहमान ने, ऑप्शन सी सत्यजीत राय ने, या ऑप्शन डी गुलजार ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय थे वो भानु अथैया थे। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है guys, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑस्कर पुरस्कार की जो है ये शुरुआत कब हुई। तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा गाइस कि ऑस्कर पुरस्कार की जो है ये शुरुआत कब हुई है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑस्कर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है ये 16 मई 1929 को हुई है। इस पुरस्कार की जो है शुरुआत कब हुई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 16 मई 1929 में जो है ऑस्कर पुरस्कार की जो है शुरुआत हुई है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑस्कर पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑस्कर पुरस्कार जो है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑस्कर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। इतना जो है आपको ऑस्कर पुरस्कार से याद रखना है। उसका ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय कौन थे, ये भानु अथैया थी, जो कि आपको ध्यान रखना है कि ये पहली महिला थी। ठीक है, भानु अथैया जो है पहली महिला थी जिसे ऑस्कर पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि पहली महिला थी जिन्होंने जो है इन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला था। और ये याद रखना है आपको कि इनको जो है ये किस फिल्म के लिए जो है ऑस्कर पुरस्कार मिला। अगर हम इनकी फिल्म की बात करेंगे कि इन्हें जो है किस फिल्म के लिए जो ऑस्कर पुरस्कार मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्हें गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था गाइस। ये आपको ध्यान रखना है। भानु अथैया को किस फिल्म के लिए, गांधी फिल्म के लिए, जो आप लोग देखिएगा यूट्यूब पे है, बहुत अच्छी मूवी है जिसमें गांधी के बारे में आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है वो पता चलेगी गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गांधी जो फिल्म थी उनके लिए जो है आपको ध्यान रखना है कि इन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला था। ये पहली महिला थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे कि इन्हें जो है ऑस्कर पुरस्कार कब मिला था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो ऑस्कर पुरस्कार मिला था 1983 में जो है इन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला। इन्हें कब मिला था गाइस ये पुरस्कार, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1983 में जो है इन्हें जो है ये पुरस्कार मिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हें किस फिल्म के लिए मिला था गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन्हें किस फिल्म के लिए मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो मिला था गांधी फिल्म के लिए। गांधी फिल्म में जो है ये क्या किया था, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। ठीक है, गांधी फिल्म में भी जो मिला था तो इसमें जो है इन्हें किस लिए मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए जो मिला था ये भी आपको नोट कर लेना है। ये किसके लिए मिला था गाइस, तो सी से कॉस्ट्यूम और डी से डिजाइन। इतना जो है नोट कर लीजिएगा गाइस, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि इन्हें किस लिए मिला था, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। ठीक है, और कब मिला था, तो 1983 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है गाइस आपको यहाँ पे याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट सत्यजीत राय के बारे में। सत्यजीत राय के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये पहले पुरुष थे जिन्हें जो है ऑस्कर पुरस्कार मिला था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये क्या थे गाइस, तो सत्यजीत राय जो है ये पहले पुरस्कार, पहले मेल पुरस्कार है इनको मिला है ऑस्कर का। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये पहले पुरुष थे जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला। ठीक है, तो इतना भी आपको ध्यान रखना है कि पहली महिला कौन थी जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला और पहले पुरुष कौन थे, यहाँ ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है यहाँ पे जो आपसे क्या पूछा था, पहले भारतीय कौन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहीं पे पूछ देता है पहले पुरुष कौन थे जिन्हें जो है मिला, तो आपको ध्यान रखना है ये पहले पुरुष थे जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला, सत्यजीत राय को। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पहले पुरुष थे। उसके बाद अगर हम बात करें सत्यजीत राय के बारे में गाइस, इन्हें जो पुरस्कार मिला था ये कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1992 में जो है इन्हें ये पुरस्कार मिला था सत्यजीत राय को। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ए आर रहमान की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ए आर रहमान की बात करें कि इन्हें जो है ऑस्कर पुरस्कार कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो ए आर पुरस्कार मिला था वो 2009 में मिला था। उसके बाद जो है गुलजार को बात करें, इनको भी जो है 2009 में मिला था। और इन तीनों को जो है, इन तीन आदमी, एक और याद रखिएगा, एक और नाम आपको याद रखना है जो कि कौन है गाइस, ये आपको याद रखना है गाइस, कौन सा नाम है, रेसुल पोकट्टू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इनको जो है ये भी पुरस्कार जो है इनको कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन तीनों को जो पुरस्कार मिला था गाइस ये आपको ध्यान रखना है कब मिला था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों को जो पुरस्कार मिला था ये 2009 में मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इन तीनों को जो है एक ही फिल्म के लिए ये पुरस्कार मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इन तीनों को एक ही फिल्म के लिए मिला था और वो कौन सा फिल्म था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्लम डॉग मिलियनेयर जो है ये इस फिल्म का नेम था। और इसके लिए जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिल्म एक ही थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन तीनों को जो है 2009 में मिला था, जो कि स्लम डॉग जो है ये आपको ध्यान रखना है किसके लिए, स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए जो है ये फिल्म के लिए जो है इन्हें मिला था। ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसमें से जो है गुलजार को जो है ये आपको ध्यान रखना है, इनको जय हो सॉन्ग के लिए मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। स्लम डॉग मिलियनेयर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कौन सी
सी फिल्म के लिए मिला था? तो मिलीनियर, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसी फिल्म के लिए जो है इन्हें ये पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी फिल्म के लिए पुरस्कार मिला था 2003 में? तो स्लम डॉग मिलियनेयर की फिल्म के लिए जो है इन्हें ये पुरस्कार मिला था, जिसमें गुलजार को मिला था जय हो सॉन्ग के लिए। जो है इसे इस फिल्म में जो है इन्होंने जय हो सॉन्ग गाया था, जिसकी वजह से जो है ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है 2009 में इन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें ए आर रहमान की, ए आर रहमान को भी मिला था, और उसके बाद रसूल पुकट्टी को ये भी 2009 में मिला था, जो कि स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें 2023 में जो पुरस्कार मिला, ये आपको पता होगा, बहुत लोगों को पता है कि 2023 में जो है ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है guys, ये आपको पता होगा। अगर 2023 की बात करें तो 2023 में जो है आपका नाटू नाटू जो सॉन्ग था, ये आपको पता होगा, जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। ये आपको पता होगा कि 2023 में जो है कौन सा फिल्म था गाइस, सॉन्ग था नाटू नाटू सॉन्ग के लिए जो है आपको पता होगा कि इन्हें जो है ऑस्कर पुरस्कार मिला 2023 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि स्टडी ऑफ जो ब्लड है वो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑप्शन बी नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन सी ऑन्कोलॉजी, या ऑप्शन डी हेमेटोलॉजी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रक्त के अध्ययन को हम क्या कहते हैं गाइस? हेमेटोलॉजी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसका जो है रक्त से आपको एक पॉइंट याद रखना है कि रक्त का जो है निर्माण कहाँ होता है। अगर आपसे पूछे कि रक्त का निर्माण जो है, बहुत लोग यहाँ पे दिक्कत करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रक्त का जो है निर्माण कहाँ होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रक्त का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। ये आपको ध्यान रखना है, रक्त का निर्माण जो है ये कहाँ होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रक्त का निर्माण जो है ये अस्थि मज्जा में होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट करिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, इसमें जो है किसका अध्ययन होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में जो है इसका अध्ययन होता है पाचन तंत्र का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पाचन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सबको लिखा रही, जितना भी आपको शुरू से लेकर अब तक बताई हूँ सब एक एक आपका जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पाचन तंत्र का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो पाचन तंत्र का जो अध्ययन कहलाता है ये गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। उसके बाद जो है रक्त का निर्माण जो अस्थि मज्जा में, अगर बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि अस्थि मज्जा किसे कहते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अस्थि मज्जा बोन मैरो को कहते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि अस्थि मज्जा जो है ये किसे कहते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बोन मैरो को जो है अस्थि मज्जा कहते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। बोन मैरो, ठीक है, इसे क्या कहते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि बोन मैरो कहते हैं इसे, अस्थि मज्जा को, ये भी आपको ध्यान रखना है। पाचन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नेफ्रोलॉजी में जो अध्ययन होता है वो किसका होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नेफ्रोलॉजी का अध्ययन जो है, गुर्दे का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो गुर्दे का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, गुर्दे का अध्ययन जो कहलाता है वो नेफ्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको नोट करते चलेगा। उसके बाद बात करते हैं ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कैंसर का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैंसर का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ऑन्कोलॉजी, ठीक है। तो पाचन तंत्र का अध्ययन हो गया जो कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी हो गया। उसके बाद बात करते हैं नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है गाइस, ऑन्कोलॉजी का होता है। और हेमेटोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रक्त का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रक्त का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, ये हेमेटोलॉजी कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी निम्न में से कौन सी नदी है? तो आपको बताना है कि यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी नदी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केन नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी तोंस नदी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो चंबल नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम यमुना नदी से रिलेटेड बात करें, यमुना नदी की उद्गम जो है ये कहाँ से होता है, ये सब जो है जानना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले हम यमुना नदी के बारे में बात करेंगे कि यमुना नदी का जो है ये उद्गम कहाँ से होता है। अगर आप लोगों को पता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यमुना नदी का जो उद्गम होता है गाइस, ये जो होता है ये कहाँ से होता है,
यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है यमुना नदी का उद्गम होता है गाइस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ से होता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है ये यमुना नदी का उद्गम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, ध्यान रखिएगा कि यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है ये किसका ये उद्गम होता है गाइस, कौन सी नदी का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये यमुना नदी का होता है और ये कहाँ है गाइस। तो अगर किस राज्य से होता है, अगर राज्य पूछे तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि ये किस राज्य से होता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है ये उत्तराखंड से होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है ये किस राज्य से होता है, उत्तराखंड से। और यमुना नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है गाइस वो है चंबल नदी। अगर बात करें कि यमुना नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है गाइस, तो ये भी पॉइंट आपको नोट करना है कि यमुना नदी जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि यमुना नदी किसकी सहायक नदी है गाइस। तो गंगा, गंगा की सहायक नदी कौन सी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा की जो सहायक नदी है वो है यमुना, ठीक है। तो यमुना किसकी सहायक नदी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गंगा नदी की जो सहायक नदी है वो कौन है, यमुना। तो आपको याद रखना है यमुना जो है ये किसकी सहायक नदी है। तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है यमुना। यमुना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सहायक नदी कौन है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि सहायक नदी जो है यमुना नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ये याद रखना है गाइस कि यमुना नदी जो है ये गंगा से कहाँ पे मिलती है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये यूपी के प्रयागराज जो है, जो यहाँ पे जो है ये यमुना नदी जो है ये किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि यूपी का जो प्रयागराज है, ये आपको ध्यान रखना है यूपी का जो प्रयागराज है यहाँ पे जो है यमुना नदी किससे मिल जाती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है यूपी के प्रयागराज में यमुना नदी जो है गंगा से मिल जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है यूपी के प्रयागराज में जो है ये गंगा से मिल जाती है यमुना नदी आपकी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा गाइस। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यमुना नदी जो है ये गंगा से कब कहाँ मिलती है गाइस। तो ये आपको याद रखना है ये जो उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज है यहाँ पे जो है ये गंगा से मिल जाती है आपकी यमुना नदी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न गाइस ये याद रखना है कि इसमें जो है यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो अगर यमुना की सहायक नदी के बारे में बात करें गाइस, तो यमुना की जो सहायक नदी, अगर सबसे पहले हम यमुना की सहायक नदी के बारे में बात करें कि यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि चिनाब नदी है। तो इसमें जो है और कौन-कौन सी नदी है जो कि यमुना की सहायक नदी है गाइस। तो अगर इसकी सहायक नदी के बारे में बात करें तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है चंबल नदी जो कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद जो है दूसरा आपको याद रखना है कौन सी नदी है गाइस, चंबल नदी हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है बेतवा नदी, बेतवा नदी भी जो है ये किसकी सहायक नदी है गाइस, आपको ध्यान रखना है बेतवा नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। बेतवा के बाद आपको याद रखना है गाइस सिंध नदी, ये भी जो है ये किसकी सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है कि यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद आपका हो गया केन नदी, ये भी जो है इसकी सहायक नदी है। उसके बाद आपको याद रखना है टोंस नदी, ये जो है यमुना की सहायक नदी है। तो यमुना की सहायक नदी याद रखिएगा। और यूपी के प्रयागराज में ये गंगा से मिल जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करें कि ये यमुना नदी जो है ये किस किस राज्य से होकर बहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यमुना नदी जो है ये किस किस राज्य से होकर बहती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली होते हुए जो है ये यूपी में प्रवेश करती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो है इसका जो उद्गम होता है ये तो आपको पता होगा कि ये जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है जो कि उत्तराखंड में। तो ये उत्तराखंड होते हुए ये कहाँ जाती है guys? ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है यमुना नदी कहाँ जाती है, उत्तराखंड होते हुए। उत्तराखंड के बाद ये कहाँ जाती है guys? ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपके हिमाचल प्रदेश में जाती है। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद जो है ये कहाँ जाती है guys? ये आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश के बाद जो है ये हरियाणा में जाती है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कहाँ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, हरियाणा में जाती है। उसके बाद हरियाणा के बाद जो है ये दिल्ली में जाती है और दिल्ली के बाद जो है ये आपके यूपी के प्रयागराज में जो है ये गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, दिल्ली में जाती है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये यूपी के प्रयागराज में जो है ये गंगा से मिल जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो आपको बताना है कि कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है जो भारत के कौन से तट पे स्थित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपसे पूछ रहा है पश्चिमी तट पे स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन बी काकीनाडा बंदरगाह, ऑप्शन सी एन्नोर बंदरगाह या ऑप्शन डी चेन्नई बंदरगाह। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मुंबई बंदरगाह जो है ये आपके जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है मुंबई बंदरगाह से गाइस
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये मुंबई बंदरगाह है। इसके साथ-साथ आपको याद रखना है कि भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी जो कौन-सा है ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है मुंबई बंदरगाह है, तो यहाँ से इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये मुंबई बंदरगाह है। ये आपको ध्यान रखना है पहला पॉइंट और उसके बाद आपको याद रखना है सबसे बड़ा बंदरगाह और दूसरा आपको याद रखना है सबसे व्यस्त बंदरगाह। ठीक है? तो ये जो है ये मुंबई बंदरगाह से आपको ये पॉइंट याद रखना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान रखना है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह और सबसे व्यस्त है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है काकीनाडा। काकीनाडा जो बंदरगाह है ये कहाँ है तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है आपका पूर्वी तट पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ स्थित है तो ये आपको ध्यान रखना है कि काकीनाडा बंदरगाह जो है ये आपके किस तट पर स्थित है ये पूर्वी तट पर स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें कि ये किस राज्य में गए ये भी आपको ध्यान रखना है। काकीनाडा जो है ये आपके किस राज्य में गए ये आपको ध्यान रखना है कि ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये जो है ये आपके पूर्वी तट पे है। ये जो कि है ये आपका किस साइड है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है कि ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये सारी जो है बंदरगाह से रिलेटेड जो है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम बात करें कि भारत में जो है टोटल कितने बंदरगाह है तो आपको ये भी पॉइंट नोट कर लेना है कि भारत में जो है भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो है 13 मुख्य बंदरगाह है, जो कि आपको ध्यान रखना है। कितने मुख्य बंदरगाह है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में 13 जो है मुख्य बंदरगाह है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें से मैं आपको इसमें क्लियर करूंगी कि कौन-कौन सा जो है आपका पूर्वी तट पे और कौन-कौन सा जो है आपका पश्चिमी तट पे। तो गाइस जो पश्चिमी तट पे है ये आपका मुंबई बंदरगाह है, जो कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है काकीनाडा ये आपके पूर्वी तट पर है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। एन्नोर बंदरगाह की बात करें गाइस तो ये भी आपका पूर्वी तट पे है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी तट पे एन्नोर बंदरगाह गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये पूर्वी तट पे स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि ये किस राज्य में स्थित है गाइस, तो राज्य आपको याद रखना है एन्नोर बंदरगाह। ये आपका जो है चेन्नई के पास स्थित एक प्रमुख जो है ये आपको याद रखना है ये कहाँ है? चेन्नई के पास स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एन्नोर बंदरगाह जो है ये कहाँ स्थित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये चेन्नई में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चेन्नई के पास स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस चेन्नई बंदरगाह जो है ये कहाँ है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि चेन्नई बंदरगाह जो है ये कहाँ स्थित है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु में स्थित है। ये कहाँ स्थित है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है कि ये तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कि भारतीय समुद्री व्यापार का जो है सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है ये चेन्नई चेन्नई बंदरगाह है। तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है कि समुद्री व्यापार, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा कि समुद्री व्यापार का जो मुख्य जो केंद्र है वो कौन है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है समुद्री व्यापार का। तो ये है चेन्नई बंदरगाह, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पश्चिमी तट की बात करें कि भारत के जो पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको कोचीन बंदरगाह हो गया, कांडला बंदरगाह हो गया, मुंबई बंदरगाह हो गया, ये सब कौन से तट पे है गाइस? ये सब जो है आपका पश्चिमी तट पे है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं गाइस, जगह नहीं है तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। पश्चिमी तट का अगर हम बंदरगाह के बारे में बात करें कि पश्चिमी तट का जो बंदरगाह है वो कौन कौन सा है गाइस, इसको नोट कर लीजिएगा। तो अगर हम पश्चिमी तट का बंदरगाह का बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना मुंबई बंदरगाह हो गया। उसके बाद आपको याद रखना और कौन सा बंदरगाह हो गया गाइस? तो अगर पश्चिमी तट का बात करते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है मुंबई बंदरगाह हो गया। फिर आपको याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट कांडला। कांडला जो है ये भारत के किस तट पे स्थित है गाइस? तो ये आपको याद रखना है कांडला बंदरगाह जो है ये आपके जो है पश्चिमी तट पे स्थित है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस कौन सा हो गया? कोचीन। कोचीन बंदरगाह जो है ये कहाँ स्थित है गाइस? ये भी आपको ध्यान रखना है ये पश्चिमी तट पर स्थित है। तो इस सारी चीजों को जो है गाइस नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो आपको बताना है कि भारत ने जो है वो किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी की थी। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन 1930 में, ऑप्शन बी 1934 में, ऑप्शन सी 2010 में या ऑप्शन डी 2008 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो भारत ने जो है वो किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो 2010 में जो है मेजबानी की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि राष्ट्रमंडल खेल का जो मेजबानी भारत ने की थी तो कहाँ किया था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये नई दिल्ली में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ किया था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि नई दिल्ली में की थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है अगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इसका जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया था गाइस जब ये नई दिल्ली में हुई थी? तो इसका जो है अध्यक्ष कौन था
गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो अध्यक्ष था वो सुरेश कलमारी था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे गाइस, तो इसको नोट कर लीजिएगा। 2010 में जो है भारत ने जो है राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी, जिसके अध्यक्ष को किसके बनाया गया था, सुरेश कलमारी को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ये कहाँ हुआ था गाइस, तो ये हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये हुआ था नई दिल्ली में। और इस समय जो भारत का स्थान आया था वो कितना आया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस समय जो भारत का स्थान आया था वो दूसरा स्थान आया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत का स्थान जो है इस समय कितना आया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का स्थान जो है 2010 में जो है कितना आया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये दूसरे नंबर पे आया था भारत, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है 1930 से गाइस। 1930 में आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रमंडल जो खेलों की शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रमंडल खेल की जो शुरुआत हुई थी वो 1930 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत जो है ये कब हुई थी, तो राष्ट्रमंडल खेल की जो शुरुआत हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो हुई थी ये कब हुई थी, 1930 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कि इसकी जो शुरुआत 1930 में हुई थी, लेकिन अगर पूछे आपसे कि ये जो है इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुआ था गाइस 1930 में हुआ था, और इसकी शुरुआत हैमिल्टन में हुई थी, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है ये कहाँ हुई थी गाइस, हैमिल्टन में हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, हैमिल्टन में। हैमिल्टन जो है ये कहाँ है गाइस, ये भी ध्यान रखना है। तो हैमिल्टन जो है ये आपके कनाडा में, ये भी ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1930 में हुई थी, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हैमिल्टन में, और हैमिल्टन कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये कनाडा में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1934 में जो है राष्ट्रमंडल का जो दूसरा हुआ था, जो कि आपको बता दें कि ये इंग्लैंड में हुआ था, और इसमें जो है भारत ने किस में हिस्सा लिया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1934 का जो था दूसरा राष्ट्रमंडल खेल जो है 1934 में हुआ था, और इसमें भारत ने भाग लिया था, ये इंग्लैंड में हुआ था। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। 1934 में आपको याद रखना है कि दूसरा जो है राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था वो कब हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था वो 1934 में हुआ था। दूसरा राष्ट्रमंडल खेल जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 1934 में। उसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से ये याद रखना है कि इसमें जो है भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में भाग कब लिया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में जो भाग लिया था वो 1934 का जो है राष्ट्रमंडल खेल दूसरा हुआ था, उसमें भाग लिया था। तो भारत ने पहली बार जो भाग लिया था इसी में लिया था 1934 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत ने पहली बार भाग लिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से जो है इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत ने जो है कब पहली बार भाग कब लिया था, तो 1934 में लिया था, जो कि ये इंग्लैंड में हुआ था, जो कि दूसरा राष्ट्रमंडल खेल था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गाइस अब अगर हम करंट अफेयर की बात करें कि करंट अफेयर से जो है आपका जो है जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो कब हुआ था गाइस, तो ये आपको पता होगा कि करंट की अगर हम बात करें तो 2022 में जो है ये करंट में जो हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो होगा वो कब होगा गाइस, तो ये अब जो होने वाला है वो 2026 में होगा। लेकिन 2026 से पहले जो जितने भी लोग 2025 में एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जानना कि राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो 2022 में हुआ था इसमें जो है भारत का कितना स्थान था, पहला आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है इसकी मेजबानी किसने की थी, और उसके बाद याद रखना है कि भारत का इसमें कितना स्थान था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि ये जो है ये हुआ कहाँ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि 2022 में जो हुआ था ये कहाँ हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इंग्लैंड के जो है आपको याद रखना कहाँ हुआ था। इंग्लैंड का जो है बर्मिंघम जो है यहाँ ही हुआ था, इसका ये जो है आपका राष्ट्रमंडल खेल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है बर्मिंघम में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ हुआ था गाइस, तो बर्मिंघम में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है 2022 में जो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है भारत का कितना स्थान था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बर्मिंघम में हुआ था, जिसमें भारत का जो स्थान था वो कितना था गाइस, तो भारत का जो स्थान था वो चौथा था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है इन्होंने कितना पदक जीता था गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत ने जो है इसमें टोटल कितने पदक जीते थे गाइस, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो इसमें जो है टोटल भारत ने 61 पदक जीते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने, भारत का चौथा स्थान आया था और 61 पदक जो है इन्होंने जीते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रासलीला लोक नृत्य कला किस राज्य की शैली है। तो आपको बताना है कि रासलीला जो है लोक कला नृत्य शैली ये किस राज्य की है। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन बी झारखंड की, ऑप्शन सी राजस्थान की, या ऑप्शन डी मेघालय की।
सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रासलीला जो है ये किस राज्य की लोक नृत्य कला है गाइस? तो ये उत्तर प्रदेश की है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि रासलीला में क्या होता है गाइस? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि रासलीला में जो होता है ये राधा रानी की जो है राधा और कृष्ण का जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। राधा और कृष्ण के प्रेम को प्रस्तुत करने वाला नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रासलीला में क्या होता है गाइस? तो ये राधा और जो कृष्ण है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इनके जो है प्रेम को प्रस्तुत किया जाता है नृत्य के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। राधा कृष्ण के प्रेम को प्रस्तुत किया जाता है नृत्य के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रेम को प्रस्तुत किया जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा? इसके द्वारा गाइस, आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा? नृत्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, नृत्य के द्वारा। इसे ही रासलीला कहा गया गाइस। और ये कहाँ किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। और नृत्य के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो है उत्तर प्रदेश में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नृत्य के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं गाइस उत्तर प्रदेश में जो है कौन-कौन सा लोक नृत्य जो है, जो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश से, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको याद रखना है रासलीला। पहला आपको याद रखना है रासलीला, जिसमें राधा रानी के प्रेम को प्रस्तुत किया जाता है। तो रासलीला हो गया। रासलीला के बाद जो है गाइस आपको याद रखना है रासलीला। उसके बाद आपको याद रखना है नौटंकी। नौटंकी जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ का है गाइस? कहाँ का लोक नृत्य है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। नौटंकी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद आपको ध्यान रखना और कौन सा हो गया गाइस? झूमर। झूमर जो है ये कहाँ का है गाइस? ये भी आपको ध्यान रखना है। झूमर जो है ये भी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। उसके बाद जो है आपको याद रखना है चप्पेली। चप्पेली जो है ये कहाँ का है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है उत्तर प्रदेश का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कजरी। कजरी जो है ये कहाँ का है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। कजरी जो है ये भी उत्तर प्रदेश का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। छपेली जो है ये कुमाऊं क्षेत्र में जो है ये लोक नृत्य किया जाता है, चप्पेली, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर कजरी बोले तो ये सावन के महीने में जो है कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सावन के महीने का जो प्रमुख नृत्य है गाइस, कजरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कजरी से आपको क्या याद रखना है कि ये सावन के महीने में किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सावन के महीने में जो है कौन सा नृत्य किया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। सावन के महीने में जो किया जाता है वो कजरी किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सावन के महीने में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं झारखंड। झारखंड में से जो है वो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर झारखंड की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है छऊ। छऊ जो है ये पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है, झारखंड में भी किया जाता है, उड़ीसा में किया जाता है। लेकिन इन तीनों राज्य में अलग अलग शैलियां हैं, जो कि मैं आपको जो है जो आरआरबी एनटीपीसी का सेट 90 लाई थी उसमें मैं आपको बताई थी। उसके बाद अगर बात करें छऊ हो गया झारखंड का। उसके बाद आपको बता दें पाइका। पाइका जो है ये कहाँ का है, ये आपको ध्यान रखना है, ये झारखंड का है। पाइका के बाद आपको याद रखना है कर्मा। कर्मा जो है ये कहाँ का है, ये आपको ध्यान रखना है। कर्मा जो है ये भी झारखंड का है। उसके बाद आपको याद रखना है सरहुल। सरहुल जो है ये कहाँ का है, तो ये भी आपके झारखंड का लोक नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान का कौन कौन सा नृत्य है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य जो है ये कहाँ का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भवाई जो है ये राजस्थान का है। उसके बाद आपको याद रखना है पनिहारी नृत्य। पनिहारी नृत्य जो है ये कहाँ का है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी राजस्थान का है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस घूमर। घूमर जो है ये कहाँ का है, बहुत फेमस है ये वहाँ का, तो ये आपको ध्यान रखना है। घूमर लोक नृत्य जो है ये कहाँ का है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये राजस्थान का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेघालय से, तो मेघालय लाहो। लाहो जो लोक नृत्य है ये कहाँ का है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है, लाहो जो है ये मेघालय का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको याद रखना है वांगला। वांगला जो है ये कहाँ का है guys? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वांगला जो है पूछा गया था आपसे कि वांगला किस राज्य की लोक नृत्य कला है, तो याद रखिएगा गाइस कि बांग्ला जो है ये आपके मेघालय का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अरावली तथा विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य इनमें से कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्यन श्रृंखला के जो बीच में जो है वो कौन सा पठार है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दक्कन का पठार, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार, या ऑप्शन डी छोटा नागपुर का पठार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अरावली तथा विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य जो है कौन सा पठार स्थित है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मालवा का पठार स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं मालवा के पठार से कि ये कितने राज्यों में जो है ये विस्तारित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि मालवा का पठार जो है ये 3 राज्यों में जो है विस्तारित है, ये आपको नोट कर लेना है इसकी मालवा का पठार जो है ये कितने राज्यों में विस्तारित है इसका गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 3 राज्य में। और कौन कौन से राज्य में, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है गाइस कि मालवा का पठार जो है इनमें से किस राज्य में विस्तारित है या किस राज्य में नहीं है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मालवा का पठार जो यहाँ से आपको नोट करना है कितने राज्य
राज्य में विस्तारित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 3 राज्यों तक जो है ये फैली हुई है। ये कितने राज्यों तक फैली हुई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 3 राज्यों तक जो है ये फैली हुई है। अगर सबसे पहले अगर बात करें कि ये कौन-कौन सा 3 राज्य है गाइस, तो सबसे पहले आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, ठीक है। ये कौन-कौन सा राज्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला राज्य आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में फैली हुई है। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा आपको कौन सा राज्य याद रखना है गाइस, दूसरा जो है आपको याद रखना है राजस्थान। मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जो इस सब क्षेत्र में जो है ये फैली हुई है कौन सी, मालवा का पठार। और तीसरा में आपको याद रखना कौन सा है, तीसरा में हो गया आपका गुजरात, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो है ये कहाँ फैला हुआ है गाइस, तो सबसे ज्यादा जो है ये मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। सबसे बड़ा भाग इसका कहाँ है, तो मालवा के पठार का सबसे बड़ा भाग जो है ये मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा इसका भाग है। ये आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा भाग जो है इसका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा ये फैला हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए अगर पूछे कि मालवा का पठार किस राज्य में, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। तो सबसे बड़ा भाग जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मालवा के पठार का सबसे बड़ा भाग जो है ये मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भाग है। ये आपको ध्यान रखना है। सो गाइस यहाँ पे जो है यहाँ पे आप लिख लीजिएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे जो है में छूटी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में जो है सबसे बड़ा भाग है मालवा के पठार का। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि मालवा के पठार से जो है कौन कौन सी नदी बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना है कि मालवा के पठार से जो है कितनी नदी बहती है गाइस, तो इसमें जो है अगर आप ले लीजिएगा चंबल नदी, ये जो है मालवा के पठार होते हुए बहती है। ये आपको ध्यान रखना है कितनी नदी बहती है, तो चंबल नदी बहती है। उसके बाद आपको बता देगा इस माही नदी भी जो है इसी पठार से होते हुए बहती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा कि कौन कौन सी नदी बहती है, तो माही बहती है। उसके बाद आपको याद रखना है नर्मदा, ये सब जो है ये कहाँ से बहती है गाइस, ये मालवा के पठार से होते हुए बहती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अगर मालवा के पठार की जो है हम इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें कि मालवा के पठार की जो है ऊंचाई कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मालवा की ऊंचाई जो है अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करेंगे गाइस, तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, तो 500 से 600 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है गाइस, तो 500 से 600 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। ये भी आपको ध्यान रखना है मालवा के पठार की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि किसका उपयोग कर मिट्टी की क्षारीयता को कृषि योग्य बनाया जाता है। तो आपको बताना है कि अगर मिट्टी में क्षारीयता है तो हम उसका किसका उपयोग करेंगे जिसे हम कृषि के योग्य बनाया सकेंगे गाइस, ये आपको बताना है। तो आपको इसका ऑप्शन दिया हुआ है गाइस। ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि वेजिटेबल कंपोस्ट डाल करके, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि कैल्शियम सुपर फास्फेट डाल के, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है जिप्सम डाल के, या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है लाइम डाल के। सो गाइस अगर मिट्टी की क्षारीयता को कृषि के योग्य बनाना, यानी कि मिट्टी की क्षारीयता को अगर आपको दूर करना है, मिट्टी में अगर क्षारीयता है, अगर आपको इसको दूर करना है तो इसका उपयोग करना होगा, जिप्सम का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी जगह आपसे बोल देता है कि मिट्टी की अम्लीयता को अगर दूर करना है, अगर क्वेश्चन आपसे ये बोल देता है कि मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अम्लीयता को अगर दूर करना है, अम्लीयता को दूर करना है तो किसका उपयोग करेंगे गाइस, अम्लीयता को दूर करना है तो लाइम का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो अगर अगर आपसे पूछे कि मिट्टी की अम्लीयता को यहाँ पे जो है पूरा लिख लीजिएगा गाइस। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको लिखा सकूं सही से। तो मिट्टी की अम्लीयता को अगर दूर करना है तो किसका उपयोग करेंगे गाइस, आपको ध्यान रखना है लाइम का, ठीक है। ये भी आपको नोट कर लेना है, किसका उपयोग करेंगे, लाइम का जो है उपयोग करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मिट्टी की क्षारीयता को दूर करना है तो किसका उपयोग करेंगे, अगर क्षारीयता का उपयोग करना है, ठीक है, अगर क्षारीयता को दूर करना है तो जिप्सम का उपयोग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको बता दें कि फसल उगाने के लिए भूमि का पीएच कितना चाहिए गाइस, अगर आपसे पूछे कि फसल उगाने के लिए जो है भूमि का पीएच, अगर आपसे पूछे कि भूमि का पीएच जो है ये कितना होना चाहिए गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भूमि का पीएच जो है ये कितना होना चाहिए गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो भूमि का पीएच जो होना चाहिए गाइस, ये भी नोट कर लीजिएगा, 6 से 7 होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। भूमि का पीएच कितना होना चाहिए गाइस, 6 से 7 जो है होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सहेलियों की बारी कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि सहेलियों की बारी जो है ये कहाँ स्थित है गाइस। जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये है आपकी सहेलियों की बारी। ये जो पिक्चर में आप जो देख रहे हैं ये सहेलियों की बारी है, ये आपको बताना है कि ये जो है ये कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन डी गुजरात में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सहेलियों की बारी जो है ये कहाँ स्थित है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये राजस्थान में स्थित है। ये आपको पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि राजस्थान में स्थित है। अगर आपसे पूछ दे कि राजस्थान में जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये राजस्थान के जो है ये किस जिले में स्थित है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है ये राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है ये जो है सहेलियों की बारी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ये कहाँ स्थित है गाइस, राजस्थान के उदयपुर। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि इसका जो है निर्माण किसने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस कि सहेलियों की बारी का जो निर्माण है ये किसने करवाया था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है इसका जो निर्माण करवाया था वो महाराणा फतेह सिंह ने जो है इसका निर्माण करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि महाराणा फतेह सिंह के द्वारा जो है सहेलियों की बारी का निर्माण करवाया गया। ये आपको ध्यान रखना है कि किसने किया था, महाराणा फतेह सिंह ने, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये जो है सहेलियों की बारी कहाँ है गाइस, राजस्थान में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कर्नाटक में, कर्नाटक में जो है ये आपको ध्यान रखना है क्या है गाइस। तो आपको याद रखना है टीपू का महल, टीपू का महल जो है ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। टीपू का जो महल है गाइस ये कहाँ है गाइस, तो टीपू का महल जो है ये कर्नाटक में। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि टीपू का महल कहाँ है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कर्नाटक में। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस दूसरा आपको याद रखना है लाल बाग। लाल बाग जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लाल बाग जो है ये भी आपके कर्नाटक में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें ये जो है कर्नाटक के कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये कर्नाटक के जो है बंगलौर में है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोनों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक के कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कर्नाटक के बंगलुरु में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है इस दोनों का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था। तो अगर हम इसके निर्माण की बात करें गाइस कि इस दोनों का जो है निर्माण किसने करवाया था गाइस, तो इसका निर्माण जो है अगर आप टीपू का महल के नाम से अगर आप दिख रहा है आपको गाइस, तो मैंने बोला ही है कि दोनों का निर्माण एक ही व्यक्ति ने करवाया था गाइस। तो आपको पता होगा कि इन दोनों का निर्माण जो है किसने करवाया था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस दोनों का निर्माण जो है हैदर अली ने करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि जिसे टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है हैदर अली के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था, जिसे आप टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट नेम है जो कि आपको याद रखना है धार का किला। धार का किला जो है ये कहाँ स्थित गए, आपको याद रखना है कि धार का किला जो है ये मध्य प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है कि धार का किला जो है ये कहाँ गए, ये आपको ध्यान रखना है ये मध्य प्रदेश में। उसके बाद अगर बात करें कि ये जो है धार का किला मध्य प्रदेश के धार में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर उसके बाद हम इसके निर्माण की बात करें कि धार के किला का जो है ये निर्माण किसने करवाया था गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद तुगलक ने जो है इसका निर्माण करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। धार के किला का जो है निर्माण किसने करवाया था गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका निर्माण जो है मोहम्मद तुगलक ने करवाया था, जो कि है जो कि आपकी दिल्ली सल्तनत के शासक थे। ये आपको ध्यान रखना है किसने इसका निर्माण करवाया था गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है मोहम्मद तुगलक के द्वारा कराया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है मोहम्मद तुगलक ने किया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम गुजरात की बात करें गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में आपको याद रखना है काकरिया झील। काकरिया झील जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो काकरिया झील जो है ये गुजरात में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है काकरिया झील जो है ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि काकरिया झील जो है ये गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा गाइस। उसके बाद जो है आपको याद रखना है कि ये जो है गुजरात के कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये गुजरात के अहमदाबाद में। ये भी आपको ध्यान रखना है ये गुजरात के कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गुजरात के अहमदाबाद में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो है गुजरात में काकरिया झील है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये आपको याद रखना सुल्तान कुतुबुद्दीन के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। अगर काकरिया झील के निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण जो है किसने करवाया था guys, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिखा रही, सबको नोट करते हुए चलिएगा guys। तो काकरिया झील का जो निर्माण करवाया था वो सुल्तान कुतुबुद्दीन ने करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है किसने करवाया था guys, काकरिया झील का निर्माण तो कुतुबुद्दीन जो है इसने ही इसका निर्माण करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम नाइट्रेट या ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कास्टिक सोडा का रासायनिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जो है ये किसका रासायनिक नेम है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो व्यापारिक नाम क्या है ये आपको ध्यान रखना है कि धोवन सोडा, धोवन सोडा का जो है रासायनिक नेम क्या है ये आपको ध्यान रखना है। धोवन सोडा का जो रासायनिक नेम है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है सोडियम कार्बोनेट है, जो कि धोवन सोडा का रासायनिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये किसका रासायनिक नेम है तो ये आपको ध्यान रखना है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक नेम क्या है तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नेम है ये आपको ध्यान रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट है। और धोवन सोडा का जो है ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, बेकिंग सोडा में बाइकार्बोनेट, ब से बेकिंग। अब बाइकार्बोनेट याद रखिएगा, धोवन सोडा में सीधा कार्बोनेट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें सोडियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्रेट का जो है इसका जो है ये किसका रासायनिक नेम है तो ये आपको ध्यान रखना है कि सोडियम नाइट्रेट जो है ये चिली साल्टपेटर का रासायनिक नेम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि चिली साल्टपेटर का अगर आपसे रासायनिक नेम पूछेगा तो ये आपको ध्यान रखना है कि चिली साल्टपेटर का रासायनिक नेम सोडियम नाइट्रेट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर अगर आपसे ये तो रासायनिक नेम की बात हो गई। अगर आपसे पूछ ले कि सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है तो अगर आप इसके हम सूत्र की बात करें कि इसका जो है सूत्र से रिलेटेड आप बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सूत्र का, तो सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3, जो है इसका सूत्र है डॉट 10H2O। ये जो है ये किसका सूत्र है ये आपको ध्यान रखना है, ये धुआं सोडा का यानी कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है सूत्र क्या है तो NaOH जो है ये किसका रासायनिक सूत्र है तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का जो है कौन सा सूत्र है तो NaHCO3 जो है ये किसका रासायनिक सूत्र है ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है NaHCO3। और उसके बाद बात करते हैं चिली सल्फेट का, चिली सल्फेट का जो है रासायनिक सूत्र क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो NaNO3 जो है ये किसका रासायनिक सूत्र है ये आपको ध्यान रखना है, सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है तो NaNO3 जो है इसका रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पे जो सूत्र है और इसका रासायनिक नेम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ये आपको बताना है कि स्वदेशी आंदोलन जो शुरू किया गया था उसका जो है क्या कारण था जिस वजह से स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि जालियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। सो गाइस स्वदेशी आंदोलन जो शुरू किया गया था वो बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, जिसको ध्यान रखिएगा, जो कि ये जो विभाजन हुआ था ये कब हुआ था। गाइस आप सभी को पता होगा कि 1905 में हुआ था, और ये 1905 में जो है कांग्रेस दो दलों में बदल गया था गाइस, ये आपको पता होगा। जो कि आपको याद होगा कि एक जो है वो गरम दल के में बदल गया था, ये आपको पता होगा। और दूसरा जो है ये किस में बदल गया था, नरम दल में। जो कि गरम दल के नेता भी कौन कौन से थे गाइस, तो आपके लाल बाल पाल जो है ये गरम दल के नेता थे, और जो नरम दल के नेता में फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ये सब जो है ये किस दल के नेता थे, नरम दल के। तो आपको याद रखना है कि स्वदेशी आंदोलन जो शुरू किया गया था वो किस लिए किया गया था गाइस, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था, तो ऑप्शन डी को करेक्ट आंसर मारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि मानव रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। तो आपको बताना है कि मानव रक्त में जो है कितना प्रतिशत भाग जो है ये प्लाज्मा होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 45%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 65% या ऑप्शन डी 75%।
सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 55% भाग जो है कि रक्त का प्लाज्मा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो आपका येलो कलर का जो दिख रहा है guys, ये आपको दिख रहा होगा जो आपका येलो कलर का है, यही आपका प्लाज्मा है guys। ये आपका कौन क्या है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये आपका प्लाज्मा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है guys, ध्यान रखिएगा, ये आपका प्लाज्मा है। ठीक है, अब प्लाज्मा से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है जो कि आपको याद करना है गाइस। तो सबसे पहले अगर हमको प्लाज्मा के बारे में याद करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी पॉइंट लिखा रही हो गाइस सबको नोट करते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिखा रही हो। तो सबसे पहले अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो रक्त का कितना परसेंट है गाइस? तो ये आपको पता होगा कि ये रक्त का 55% है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है सबसे ज्यादा क्या होता है गाइस? तो आपको ध्यान रखना है कि इसके जो है आपको ध्यान रखना है 90% भाग में जो है, आपको सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका जो है 90% भाग में जो ये क्या होता है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है कि इसका 90% भाग जो है ये क्या है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है जल है। ठीक है, प्लाज्मा का 90% भाग जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है 90% भाग जल है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि 7% भाग जो है ये क्या है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है, प्लाज्मा में 7% भाग जो है ये क्या है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रोटीन है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लाज्मा में कितना, ये पूछता है गाइस कि प्लाज्मा में कितना परसेंट भाग जो है वो प्रोटीन है या कितना परसेंट भाग जो है जल है। तो इसको नोट करिएगा। तो 90% भाग जो है ये आपको ध्यान रखना है जल है, 7% भाग जो है ये आपका प्रोटीन है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें 0.9%, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है 0.9% जो है ये क्या है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 0.9% भाग जो है ये आपका क्या है? 0.9% भाग जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका लवण है। ठीक है, ये जो है ये क्या है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है 0.9% भाग जो है ये आपका लवण है। उसके बाद जो है आपको याद रखना है 0.1%, 0.1% जो है ये आपका क्या है गाइस? 0.1% भाग जो है ये आपका क्या है गाइस? ये आपका जो है ग्लूकोज है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितना परसेंट जल है, कितना परसेंट प्रोटीन है, कितना परसेंट ग्लूकोज है और कितना परसेंट जो है ये आपका लवण है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है ये हल्के पीले रंग का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लाज्मा जो है गाइस क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो प्लाज्मा जो है ये हल्के पीले रंग का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लाज्मा क्या होता है गाइस? यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि प्लाज्मा जो है ये किस कलर का होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का होता है, ज्यादा डार्क नहीं होता है गाइस, ये हल्के पीले रंग का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जितना भी पॉइंट लिखा रहे हो ये भी सबको नोट करते हुए चलिएगा। ये हल्के पीले रंग का होता है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें कितना परसेंट ग्लूकोज और जल है ये भी आपको याद रखना है। अब आपको मैं एक चीज समझाती हूँ गाइस। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रक्त के बारे में। ठीक है, रक्त के बारे में जब अगर मैं बताऊं तो रक्त में क्या है ना, रक्त दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रक्त कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, जिसमें से आपको याद रखना है पहला जो इसका प्रकार है ये आपको ध्यान रखना है। पहला प्रकार जो इसका कौन सा है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है प्लाज्मा है। और दूसरा प्रकार आपको याद रखना है कौन सा है गाइस? रक्त कणिका, यानी कि जिसे ब्लड कॉर्पोसल्स कहते हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका कौन सा है गाइस? रक्त दो प्रकार का है, पहला प्लाज्मा है और दूसरा आपको याद रखना है रक्त कणिका। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रक्त कणिकाएं ये आपको याद रखना है। ठीक है, जिसमें से आपको याद रखना है कि 55% भाग जो है ये क्या होता है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है ये प्लाज्मा होता है। और जो 45% भाग होता है ये आपका क्या होता है गाइस? रक्त कणिका होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि प्लाज्मा का जो है पीला रंग होता है ये किसके कारण होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि बिलीरुबिन के कारण जो है ना ये प्लाज्मा का रंग पीला होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है और किसके कारण होता है गाइस? तो बिलीरुबिन के कारण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गाइस यहाँ पे जो मैं लिखाई हूँ 0.9% भाग जो लवण का है, ये 0.9% नहीं है गाइस, ये 2.9% है। तो इसको भी आप ध्यान ध्यान रख लीजिएगा कि ये कितना परसेंट है गाइस, इसको सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। 2.9% भाग जो है ये लवण का है, ये आपको ध्यान रखना है। और 0.1% जो है ये ग्लूकोज का है, यानी कि इसका जो है 55% में जो आपको ध्यान रखना है 90% जल है, 7% प्रोटीन है, 2.9% भाग लवण है और 0.1% भाग जो है ये ग्लूकोज का है। रक्त दो प्रकार का होता है, जिसमें प्लाज्मा 55% है और रक्त 45% है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ये आपको ध्यान रखना है कि रक्त कणिका की वजह से जो है ये आपको ध्यान रखना है कि लाल रंग के होते हैं ब्लड कॉर्पस्कल। ठीक है, ये जो है अगर हम बात करें कि रक्त कणिका जो है ये किस कलर के होते हैं गाइस,
तो ये जो है ये लाल रंग के होते हैं, और जो प्लाज्मा होता है ये हल्का पीला रंग का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रक्त कणिका जो है ये किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिखा रही हो गाइस, सबको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है गाइस आपको याद रखना है कि यहाँ जो है रक्त कणिका जो है ये कितने भाग के होते हैं, तो ये भी 3 भाग के होते हैं, जिसमें से आपका आता है गाइस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो है ये रक्त कणिका के भाग हैं। ये जो है मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो आपको बताना है कि संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं ये किसकी रचना है। तो आपके ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा की, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन सी भवभूति की, या ऑप्शन डी कालिदास की। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर की जो है ये संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक है। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आपका ये पुस्तक आपको दिख रहा है ये पिक्चर में जो है यही है आपका संस्कृति के 4 अध्याय, जिसमें से आपको दिख रहा होगा ये 1, 2 और ये 3। इसी हिसाब से जो है पुस्तक का रखा गया है गाइस, संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, ये किसने लिखा था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसे जो है इसे 1956 में प्रकाशित किया गया था, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि साहित्य अकादमी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा रही है इसको नोट कर लीजिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट है कि रामधारी सिंह दिनकर की जो है संस्कृति के 4 अध्याय जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो साहित्य अकादमी के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। पहला आपको पॉइंट ये याद रखना है कि साहित्य अकादमी ने जो है ये आपको ध्यान रखना है 1956 में जो है इसे प्रकाशित किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, इस पुस्तक को जो है प्रकाशित कब किया था, 1956 में प्रकाशित किया गया था। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये प्रकाशित जो है ये किसके द्वारा किया गया, तो साहित्य अकादमी के द्वारा। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको ये याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसे जो है 1959 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो अगर हम बात करते हैं कि 1900, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि 1959 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1959 में, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसे जो है प्रकाशित कब किया गया था गाइस, तो 1956 में। और संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। अब बात करते हैं वृंदावन लाल वर्मा की। वृंदावन लाल वर्मा ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि झांसी की रानी। झांसी की रानी जो है ये किसने लिखा था गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो झांसी की रानी जो लिखा था वो वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। झांसी की रानी किसने लिखा था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वृंदावन लाल वर्मा ने झांसी की रानी लिखा था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भवभूति। भवभूति जो है ये किसने लिखा था, तो मालती माधव जो है ये किसने लिखा था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो मालती माधव जो लिखा था ये आपको ध्यान रखना है, ये किसने लिखा था, तो मालती माधव जो लिखा गया था ये भवभूति के द्वारा लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और कालिदास ने जो है ये कौन सी पुस्तक लिखी थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कालिदास ने जो है ये मेघदूत जो पुस्तक के लेखक है वो कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, कालिदास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि भारत की नदियों को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो आपको बताना है कि भारत की नदियों को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो आपके ऑप्शन है 2 भागों में, ऑप्शन बी 4 भागों में, ऑप्शन सी 6 भागों में, या ऑप्शन डी 8 भागों में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत की नदियों को कितने भागों में विभाजित किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की नदियों को जो है ये 2 भागों में विभाजित किया गया। भारत की नदियों को जो है ये कितनी भागों में विभाजित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पहला जो है ये किस पार्ट में डिवाइड किया था, हिमालय की नदियों में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि पहला कौन सा है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है हिमालय की नदियां, और दूसरा है जो प्रायद्वीपीय की नदियां। ठीक है, तो पहला आपको याद रखना है कौन सी नदियां गाइस, तो पहला आपको याद रखना है हिमालय की नदियों में जो है विभाजित किया गया, और दूसरा आपको याद रखना है कौन सा हो गया गाइस, दूसरा हो गया आपको प्रायद्वीपीय की नदियां। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको लिखा रही जितना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो दूसरा आपका कौन सा हो गया गाइस, प्रायद्वीपीय नदियां। 2 भागों में जो है विभाजित किया गया है, कौन कौन सी नदियां गाइस, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन है जो कि हिमालय की नदियां और कौन सी है जो प्रायद्वीपीय नदियां, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर सबसे पहले बात करें कि हिमालय
हिमालय की नदी में कौन कौन सा नदी आता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है सिंधु नदी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंधु नदी जो है ये किस में आता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंधु नदी जो है ये हिमालय की नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, कौन सी नदी होगी guys? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये किसकी नदी है guys? ये आपको ध्यान रखना है, ये भी हिमालय की नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, उसके बाद आपको याद रखना है गंगा नदी। गंगा नदी भी जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये भी हिमालय की नदी है, तो ये आपको ध्यान रखना है गंगा नदी। अब बात करते हैं गाइस गंगा नदी जो है, यहाँ से जो है आपको गंगा नदी से याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है गंगा नदी जो है सबसे लंबी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे लंबी नदी जो है ये कौन सी नदी है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है सबसे लंबी जो है ये गंगा है, ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है सबसे लंबी नदी जो है ये गंगा है। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे चौड़ी नदी, सबसे चौड़ी नदी जो है गैस ये कौन सी है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे चौड़ी नदी जो है ये कौन सी है? सबसे चौड़ी नदी जो है ये आपकी कौन सी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है। उसके बाद जो है आ जाइए इधर, अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय नदियां जो है कौन कौन सी है गैस? तो यहाँ पे अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करें गैस, तो इसमें आपकी हो गई गोदावरी। गोदावरी जो है ये आपकी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले आपका कौन सा हो गया गैस? गोदावरी जो है ये आपकी प्रायद्वीपीय नदियां है। उसके बाद आपको याद रखना है नर्मदा। नर्मदा जो है ये कौन सी नदी है गैस? ये भी प्रायद्वीपीय नदी है, तो नर्मदा हो गया। उसके बाद जो है आपको याद रखना और कौन सी नदी हो गई गैस? तो आपको याद रखना है नर्मदा हो गया, कावेरी हो गया, ये सब जो है ये कौन सी नदी है गैस? ये आपको ध्यान रखना है प्रायद्वीपीय नदी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, नोट करते हुए चलेगा। उसके बाद जो है आपको याद रखना है कावेरी के बाद महानदी। महानदी जो है ये भी आपकी प्रायद्वीपीय नदियां है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ताप के बढ़ने पर विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर ताप बढ़ेगा तो विद्युत प्रतिरोध पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा और विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध घटता है जबकि विद्युत चालकता बढ़ती है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता दोनों घटता है। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता जो है ये घटती है। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता दोनों बढ़ता है। सो गाइस आपको ध्यान रखना है कि जब धातुओं के में जो तापमान जब बढ़ेगा तो उसके बढ़ने पर जो धातुओं का विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है। जब जब तक तापमान बढ़ता है तो धातु का जो अंदरूनी का जो तेजी कंपन होता है ना, जिससे क्या होता है ना कि इसका प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। तो क्या होगा, विद्युत प्रतिरोध जो है ये आपको ध्यान रखना है ये बढ़ता है, ठीक है। और अगर बात करें कि जबकि विद्युत चालकता जो घटती है, और वो कैसे घटती है, जब तापमान बढ़ने पर जो विद्युत चालकता जो है ये घटती है। क्यों घटती है गाइस? तो ये बढ़ते तापमान के कारण जो है इसका प्रतिरोध बढ़ता है, जिस वजह से जो है इसकी चालकता घट जाती है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इनमें से कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है ये कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुंदरवन में, ऑप्शन बी हजारीबाग में, ऑप्शन सी नीलगिरी में, या ऑप्शन डी नंदा देवी में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित जो है क्षेत्र है वो कहाँ है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है, ये नीलगिरी में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ध्यान रखना है। उसके बाद है यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है पहला जैव मंडल से, कि इसे जो है 1971 में जो है शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 1971 में जो है शुरू किया गया था, 1971 में शुरू किया गया था, लेकिन किसके द्वारा शुरू किया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है। 1971 में शुरू किया गया, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। और इसे किसके द्वारा शुरू किया गया था गाइस? तो इसे आपको याद रखना है कि इसे जो है यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। इसे जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको नोट करते हुए चलिएगा। तो इसे जो 1971 में शुरू किया गया यूनेस्को के द्वारा, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद अगर हम दूसरा पॉइंट की बात करेंगे इसकी, इसे जो है इसकी जो है शुरू तो इसे 1971 में किया गया, लेकिन 1986 यानी कि 1986 में जो है इसे स्थापित किया गया। इसे स्थापित कब किया गया था गैस? तो 1986 में जो है इसे स्थापित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना। और ये कहाँ है गैस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है नीलगिरी में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्थापित किया गया कब गैस? ये आपको ध्यान रखना है 1986 में, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस
उसके बाद गाइस आपको याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये भारत का सबसे पुराना जैव मंडल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भारत का जो है क्या है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पुराना और सबसे पहला जो जैव मंडल है ये कौन है, ये है आपको याद रखना है। सबसे पुराना और सबसे पहला जैव मंडल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसे कब स्थापित किया गया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जैव मंडल जिसे स्थापित किया गया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 1986 में स्थापित किया गया था गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि आपके जो है पश्चिमी घाट यानी कि नीलगिरी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से आर्गन का परमाणु क्रमांक क्या है गाइस। तो आपसे पूछता है परमाणु क्रमांक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत वीवीआई प्रश्न है गाइस, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको बताना है कि आर्गन का परमाणु क्रमांक क्या है गाइस, तो आपके ऑप्शन है 19, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 17 या ऑप्शन डी 18। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आर्गन का परमाणु क्रमांक जो है ये क्या है गाइस, ये है आपका 18। उसके बाद बात करते हैं इसका जो संकेत होता है ये क्या होता है गाइस, तो ARC से डिनोट करते हैं, आपको पता होगा ये जो है आर्गन, इसका जो है परमाणु क्रमांक 18 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें पोटेशियम, पोटेशियम का जो है ये परमाणु क्रमांक कितना होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक जो है यह कितना होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है गाइस, ये 19 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम पोटेशियम की बात करें इसे किससे डिनोट करते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 17, 17 में जो है ये कौन सा है परमाणु क्रमांक, किसका 17 गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लोरीन, क्लोरीन का जो है परमाणु क्रमांक क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते हुए चलेगा। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है ये 17 है और क्लोरीन को हम किससे डिनोट करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है Cl से। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है। 14 जो है ये किसका परमाणु क्रमांक है, तो ये आपको ध्यान रखना है सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना, ये जो है ये होता है 14, ये आपको ध्यान रखना। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14 होता है, जिसे हम SI से डिनोट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। और आर्गन का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है जो कि 18 होता है, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं गाइस, AR से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे होता है। तो आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है, जो कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन छूट गया, ये पूछना चाहिए कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है ये किससे बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपके ऑप्शन है टंगस्टन से, ऑप्शन बी लोहा से, ऑप्शन सी प्लेटिनम से, या ऑप्शन डी तांबा से। तो गाइस विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है ये किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। अब हम बात करेंगे कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो है ये आपका विद्युत बल्ब हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जैसा बनाने आ रहा है मैं वैसे ही बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपका रेड कलर का जो बल्ब होता है जो 10 रुपए में अक्सर देता है, उसमें जो है आप देखते होंगे कि उसमें इस टाइप का जो है ये होता है, इस तरीके का जो है आपको विद्युत बल्ब में देखने को मिलता होगा गाइस, आपको पता होगा। तो ये आपको बताना है कि ये जो है ये किसका बना होता है, ये जो यहाँ पे जो है ये बल्ब जो है ये किसका बना होता है। अगर इसकी बात करें तो ये किसका बना होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ये जो है ये किसका बना होता है, क्योंकि लाइट जो है ये यहीं से आती है, ये फ्यूज हो जाता है, अक्सर आप लोग देखते होंगे। तो ये जो है यही आपसे पूछ रहा है कि ये किसका बना होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये टंगस्टन का बना होता है। अगर हम बात करें कि टंगस्टन का जो है ये क्यों बना होता है, तो गाइस ये क्योंकि ये जो है ये जो टंगस्टन धातु ये आपका सबसे मजबूत धातु है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सबसे मजबूत धातु जो है ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे मजबूत धातु जो होता है ये टंगस्टन होता है। और ये जो है इसी वजह से जो है विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो सबसे मजबूत धातु है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो है सबसे मजबूत धातु होने के कारण जो है सबसे ज्यादा उच्च तापमान को सह सकता है, इसी वजह से जो है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है इसका। ये उच्च तापमान सह सकता है, ये जितना ज्यादा उच्च तापमान हो ये उसे सह सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, उच्च तापमान सह सकता है, जिसकी वजह से जो है ये आपको ध्यान रखना है। अब इतना भी नहीं है क्योंकि ये फ्यूज हो जाता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा होता है कि ये उच्च तापमान सह सकता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इस वजह से विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बनाता है। लेकिन ज्यादा जब तापमान बहुत ज्यादा इस पे जो वोल्ट लिखा होता है कि इसमें जो है ये कितना वोल्ट का है जो सह सकता है, तो ये भी आपको पता होगा गाइस, जब आप जो है ये लेते होंगे ये बल्ब, तो वहां पे लिखा होता है। ठीक है, तो उससे ज्यादा अगर इसे तापमान मिलेगा तो ये फ्यूज हो जाएगा, ये आप सभी को पता होगा। तो गाइस ये आपका जो है RRB NTPC 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट जो आज का हमारा 20 था वो अब समाप्त होता है गाइस। आज का जो सेट था वो सेट 20 था,
आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। और गाइज़ ये भी बताइएगा कि इसमें से 20 क्वेश्चन में से आपका कितना ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुआ है। और सेकंड चीज़, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, धन्यवाद।